आपका स्वागत है टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर। आशा करता हूं कि आप घर पे अच्छे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की पूरी क्लासेस मैराथन क्लासेस चल रही हैं। ये हिंदी की क्लास है। बाकी आपको जो नई डिटेल्स हैं वो कम्युनिटी टैब पे आपको दिखेंगी महासंग्राम के बारे में। चलिए हम लोग प्रश्न चालू करते हैं। प्रश्नों के लिए करने से पहले दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ कॉपी ज़रूर लेके बैठें। तो जो भी प्रश्न सही होते जा रहे हैं उन्हें टिक लगाते जाएं अपनी कॉपी में भी दिमाग से कि मैं कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। अब तो आपको बस चेकिंग करनी है और दिमाग को उसी तरह फिट करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? संधि का क्या होता है विलोम? निम्न प्रश्नों में यही तो लिखा है, निम्न प्रश्नों में विलोम शब्द का चयन करना है। तो संधि का विलोम क्या होगा? जोड़ना, कम करना, साथ कि विग्रह? बताइए संधि का क्या है विलोम? तो जोड़ना है क्या? नहीं। क्या कम करना है क्या? नहीं। तो साथ है क्या? नहीं। तो क्या है? विग्रह। ठीक है, संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, सीधी सी बात है, संधि करते हैं ना। और विग्रह मतलब क्या है? उसको अलग करना। ठीक, अब आ जाते हैं हमारे कौन से प्रश्न पर? दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? श्वेत का विलोम क्या होगा? श्वेत का विलोम बताएं। श्वेत का विलोम क्या होगा? दूर होगा, सफ़ेद होगा, लाभ होगा कि श्याम होगा? बताएं। दूर का विलोम क्या होगा? सॉरी, श्वेत का विलोम क्या होगा? तो श्वेत का विलोम दूर होगा? नहीं। क्या सफ़ेद होगा? नहीं, सफ़ेद तो पर्यायवाची होगा। लाभ होगा? नहीं। तो क्या होगा? श्याम। जी ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने डी ऑप्शन ही लगाया होगा। अगर आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है तो बताइएगा, वरना 240 वाला या 360 पे रहे तो ज़्यादा आपको बेहतर रखेगा। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है कि पर्यायवाची बताने हैं। अब आपको क्या होता है? निम्न में से सही पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? सिंह, रवि, नर कि केश? पर्यायवाची मतलब जिनका समान अर्थ हो, एक ही अर्थ हो। तो सूर्य का क्या होगा? बताइए पर्यायवाची। सिंह होगा क्या? बिल्कुल नहीं, सिंह तो नहीं होगा। क्या नर होगा? तो नहीं। केश होगा? नहीं। तो क्या होगा? रवि। ठीक है, रवि क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है। चौथे प्रश्न पे आते हैं, जल्दी बताएं। हृदय का क्या होगा पर्यायवाची? अब पर्यायवाची है, जल्दी जल्दी बताने हैं आपको। ठीक है, हृदय का पर्यायवाची क्या होगा? उर, भानु, रक्त की अलख? हृदय का क्या होगा पर्यायवाची? उर, भानु, रक्त की अलख? जल्दी बताएं। तो हृदय का क्या भानु होगा? नहीं। क्या अलग होगा? नहीं। बताइए रक्त और उर में क्या होगा? क्या रक्त होगा? नहीं। तो क्या होगा? उर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन होगा। चलिए अब आते हैं हमारे कौन से प्रश्न पर? पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि निम्न प्रश्नों में सही संधि विच्छेद चुनें। संधि विच्छेद करना है इसमें। तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताएं। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ना धन यन, नह धन एन, ना धन अन, ने धन अन? जल्दी बताएं। नयन का क्या होगा आपका संधि विच्छेद? ना धन यन, नह धन एन, ना धन अन, ने धन अन? तो अगर आप कौन सा उत्तर लगा रहे हैं? ए लगा रहे हैं तब गलत है, बी लगा रहे हैं तब भी गलत है, सी लगा रहे हैं तब भी गलत है। उत्तर क्या होगा? डी। तो ने धन अन आपका होगा। ठीक है, नयन का संधि विच्छेद। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा का क्या होगा संधि विच्छेद? मात्रा आज्ञा का क्या होगा संधि विच्छेद? मात्र धन आज्ञा, माँ धन आज्ञा, मात्र धन आज्ञा, मात्र धन आज्ञा? बताइए। ये आज्ञा 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 3 जगह लगा है, तो इस तरह को इसी तरह देख के करना है प्रश्न आपको। जल्दी बताएं। मात्राज्ञा का क्या होगा संधि विच्छेद? मात्र धन आज्ञा, माँ धन आज्ञा, मात्र धन आज्ञा, मात्र धन आज्ञा? तो आप कौन सा प्रश्न का उत्तर लगा रहे हैं? क्या बी? नहीं। क्या सी? नहीं। क्या डी? नहीं। तो ए है उत्तर। ठीक है, मात्र धन आज्ञा। चलिए अब आते हैं कौन से प्रश्न पर? अपने प्रत्यय चुनना है। अब देखिए, अब यही प्रश्न है, एकदम सरल और तथ्य सरलता के साथ ही साथ ये क्या है, गलती करने की ज़्यादा चांस है। जो सरल है वो ज़रूरी नहीं कि ईजी भी हो। ठीक है, सिंपलिसिटी इज़ नॉट इक्वल टू व्हाट ईजी। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ सिंपल हो वो ईजी भी हो, सरल हो वो आसान भी हो। ठीक है, सरलता में ही गलत करने की चांस रहती है। चलिए बताइए, सही प्रत्यय चुनने। आई में क्या है? आई किसका प्रत्यय है? जेठानी, मिठाई, पुजारी, दुखिया? प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए, क्या है? निम्न प्रश्नों में सही प्रत्यय को चुनें कि ये जो आई है ये प्रत्यय इन चारों ऑप्शन में कहाँ लगा है? तो क्या जेठानी में लगा है, क्या मिठाई में लगा है, कि पुजारी में लगा है, कि दुखिया में लगा है? बताइए, आई प्रत्यय कहाँ लगा है? बताएं। तो क्या दुखिया में लगा है? नहीं। क्या पुजारी में लगा है? नहीं। क्या जेठानी में लगा है? नहीं। तो कहाँ लगा है? मिठाई में। ठीक है, मिठाई में आपका क्या लगा है? ये आई प्रत्यय लगा है। इक प्रत्यय कहाँ लगा है? अच्छा, प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे, ये भी क्लियर होगा ये सबको। तो
बताइए अपने 8वें प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्नों को संख्या मत बताइए, बस उत्तर बताते जाइए खटखट, ठीक है। इक का कहाँ है, इक का कहाँ है, 8वां प्रश्न है वैसे ये। इक का क्या कहाँ लगा हुआ है, धार्मिक में, रंगीन में, 5वां में, चाची में। तो ये प्रश्न बताइए, उत्तर बताइए, क्या रंगीन में है, नहीं, क्या चाची में है, नहीं, तो 5वां और धार्मिक में बताइए क्या है, तो क्या 5वां है क्या, तो वो भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, धार्मिक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। धार्मिक में आपका एक क्या लगा है, आपका प्रत्यय लगा है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न क्या कहता है, अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या है, अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या है, अप्रिय, मूर्ख, नास्तिक, निराशावादी। तो मुझे उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट कर रहे हैं वो अकल के दुश्मन नहीं है बिल्कुल नहीं है, वो अकल के क्या है, दोस्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो बताइए 9वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अकल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है, सही उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स देखा जा रहा है आपका। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो अकल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है, बताइए, अप्रिय होता है, नहीं, नास्तिक होता है, नहीं, निराशावादी होता है, नहीं, तो क्या होता है, मूर्ख, ठीक है। चलिए आप बताइए 10वें प्रश्न का उत्तर। अज्ञान में कौन सा समास है, अज्ञान में कौन सा समास है, द्विगु, नग्न, तत्पुरुष, द्वंद्व। बताइए कौन सा आपका अज्ञान में कौन सा समास है, जल्दी बताएं। द्विगु, नग्न, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो अज्ञान में द्विगु नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, द्वंद्व नहीं है, नगन है, ठीक है, नग्न नहीं है, नगन है, ठीक है, ये नगन, ठीक है। तो नगन समास का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर, 11वें प्रश्न पर। क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद पहचानिए, पद पहचानना है, पद, ठीक है। तो वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, वह बालक जिसे गोद लिया गया उसे क्या बोलते हैं, दत्तक, अंकित, औरस, रहंतुआ। 11वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। वह बालक जिसे गोद लिया हो उसे क्या बोलते हैं, दत्तक, अंकित, औरस, रहंतुआ, ठीक है। तो ना ही रहंतुआ बोलते हैं, ना ही अंकित बोलते हैं और ना ही औरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दत्तक बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने कौन से 12वें प्रश्न पर। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, आशुतोष, दंभी, दुराराध्य, क्रोधी। जल्दी बताएं क्या होगा उत्तर। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, आशुतोष, दंभी, दुराराध्य, क्रोधी। तो क्रोधी बोलते हैं नहीं, दंभी बोलते हैं नहीं, आशुतोष बोलते हैं नहीं, तो क्या बोलते हैं, दुराराध्य, ठीक है, दुराराध्य बोला जाता है, ठीक है, दुराराध्य। चलिए अब 13वें प्रश्न। ये तो आप जब दुराराध्य पढ़ ही रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि आराध्या करना, उसकी प्रसन्न करना दुर है, दुर मतलब मुश्किल है, ठीक है, दुर्गम जैसे बनता है। अब आते हैं अपने 13वें प्रश्न पर। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग बचाना है उज्ज्वल में। तो उज, उत, उ, उद। बताएं, उत्तर बताएं। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है, उज, उत, उ, उद। उत्तर क्या लगा रहे हैं आप, उज, उत, उ, उद, क्या लगाया। अगर उत लगा रहे हैं तो गलत हो गए, ठीक है, और अगर उज लगा रहे हैं तब भी गलत हो गए, और ऊ लगा रहे हैं तब भी गलत हो गए, तो क्या होगा, उद, ठीक है, उद आपका क्या होगा, आपका उपसर्ग होगा उज्ज्वल का। अब आते हैं अपने 14वें प्रश्न पर। क्या कहता है, पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है, पौराणिक, पौराणिक और पुराणिक, पुराणिक। देख लीजिए बहुत सूक्ष्म अंतर है, बताइए। पौराणिक, पौराणिक, पुराणिक। बताइए पुराण में एक प्रत्यय लगाने पर क्या होगा, क्या ए होगा, नहीं, क्या सी होगा, नहीं, क्या डी होगा, नहीं, तो क्या होगा, आपका बी होगा, पौराणिक, ठीक है। तो पुराण में शब्द एक लगाने पर पौराणिक बनता है। आते हैं 15वें प्रश्न पर। क्या कहता है, दिग्दर्शक में कौन सा संधि है, दिग्दर्शक में कौन सा संधि है, अयादि, व्यंजन, विसर्ग, वृद्धि। बताइए दिग्दर्शक में कौन सा संधि है, जल्दी बताएं। 15वें प्रश्न का उत्तर, दिग्दर्शक में कौन सा संधि है, तो वृद्धि संधि है, नहीं, विसर्ग संधि है, बिल्कुल नहीं, अयादि और व्यंजन में कौन सा, बताइए। ए और बी में से कौन सा ऑप्शन होगा, ए है क्या, ए भी नहीं, अयादि भी नहीं है, ना ही विसर्ग, ना ही वृद्धि है, तो क्या है आपका बी, व्यंजन संधि है। दीर्घदर्शक में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर, अपने 16वें प्रश्न पर। यद्यपि में कौन सा संधि है, ये बताइए। विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। प्रश्न सरल हैं, आसान नहीं है,
अब इसी तरह के प्रश्न आएंगे, क्योंकि प्रश्न सरल पेपर बनाया जाता है, लेकिन अब उसमें आप कितनी कम त्रुटि करते हैं यही आपको मेरिट में लाता है। ठीक है, अगर तुक्का वहाँ मत भिड़ाइएगा, चाहे तुक्का भिड़ाना है, तुक्का कब भिड़ाना है उसके लिए स्ट्रेटेजी हम लोग कल अगर परसों होगा तो क्लास लाएंगे। अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए, अगर आपके 70% के आसपास प्रश्न हो जाते हैं, मान लीजिए अगर 100 प्रश्न हैं तो आपके 70 हो जा रहे हैं, या 50 हैं तो आपके 35 हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इतना हो जा रहा है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर कहीं 70% से नीचे आते हैं, 60 पे आते हैं, जैसे 50 में 60 30 ही प्रश्न कर पाते हैं, उससे कम कर पाते हैं, तब दिक्कत की बात है, तब तुक्के लगाएंगे। बिना उसके तुक्के नहीं लगाने, जो तुक्का लगा रहा है वो पीछे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि गलत होने की चांस बहुत हैं। तो आप एक नंबर क्वेश्चन करिए फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए बताइए, यद्यपि में कौन सा संधि है? क्या विसर्ग दीर्घ यण है कि व्यंजन है? बताइए। विसर्ग क्या है? नहीं। दीर्घ है क्या? नहीं। व्यंजन है क्या? नहीं। तो क्या होगा? यण संधि आपका उत्तर होगा। चलिए अब आते हैं अपने 17वें प्रश्न पर। क्या कहें? निम्नलिखित में कौन से शब्द तत्सम है? अग्नि, आग, अगिन, अग्नि। ठीक है, अग्नि है एक। ठीक है, एक है अग्नि, एक है आग, एक है अगिन, एक है अग्नि। तो बताइए क्या उत्तर होगा? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम, जल्दी बताएं उत्तर। 17वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में देखा जा रहा है आपका। बहुत बढ़िया। कोई आग बोला क्या? गलत है। ठीक है, कोई डी बोला क्या? वो भी गलत है। कोई सी बोला क्या? वो भी गलत है। क्या उत्तर होगा? ए, अग्नि। ठीक है, चलिए अब आते हैं ये अपने 18वें प्रश्न पर। क्या बोला है? सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन कीजिए। दोनों प्रश्न उसी वर्तनी पर प्रश्न पर ही हैं बेस्ड। तो पहला क्या है? ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। तो देखिए बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, सोच कर बताइए उत्तर क्या होगा। प्रश्न एक बार वही बता रहा हूँ, यहाँ शुद्ध वर्तनी का पूछा गया है प्रश्न। शुद्ध वर्तनी किस में है? तो बताइए उत्तर क्या होगा। उत्तर क्या होगा? क्या आपका उत्तर डी होगा? तो नहीं। क्या सी होगा? नहीं। क्या बी होगा? ए नहीं, ए होगा का? नहीं। तो क्या होगा? उत्तर होगा बी आपका उत्तर होगा, ज्योत्सना। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न क्या कहता है? इसमें भी वही बताना है कि आपको वर्तनी शुद्ध बतानी है, यही ना? सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो उज्ज्वल, उज्ज्वल, यह है उत्तवल। ठीक है, यह है उत्तवल, यह है उज्ज्वल, यह है उज्ज्वल, और यह है उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल है ना, 2 बार आधा जा है। वही सूक्ष्म अंतर। सूक्ष्म अंतर में आपको अगर पहचान लिया तो आपके पूरे नंबर, नहीं तो फिर आपको वही मिल जाएगा 0, 0। ठीक है, तो क्या उत्तवल है? तो उत्जलवल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ा ऊ है? नहीं। तो आधा आधा जा है क्या? 2 बार? नहीं। तो क्या है ये? उज्ज्वल। क्या उत्तर होगा आपका? 60, सॉरी, क्या आपका 2 बार ये होगा? ये होगा? नहीं, ये भी नहीं है। क्या उत्जल होगा? नहीं, ये भी नहीं है। क्या उज्ज्वल होगा? यही है। तो ये होगा आपका डी उत्तर। ठीक है, उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल। बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, गलती करने की पूरी चांस रहती है इस तरह के वर्तनी के प्रश्न में। चलिए, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, का संयुक्त वाक्य है क्या है? राम घर गया उसने माँ को देखा, राम ने घर जाकर माँ को देखा। जल्दी बताइए इसका उत्तर। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य है राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए उत्तर क्या है? राम घर गया उसने माँ को देखा, इसका उत्तर क्या होगा? इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? बताइए। क्या ए होगा राम ने घर जाकर माँ को देखा? बिल्कुल नहीं। फिर क्या सी होगा कि राम घर गया अतः उसने माँ को देखा? बिल्कुल नहीं। तो क्या डी होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं? तो नहीं, उत्तर क्या होगा? बी, राम घर गया और उसने माँ को देखा। सिर्फ आपने और लगाया, काम हो गया। यह प्रश्न आसान है, लेकिन लगा करना वहाँ मुश्किल हो जाएगा जब आप एकदम उसके टेंशन में होंगे। मान लीजिए आपने पानी नहीं पिया, आप थोड़ा सा 5 मिनट लेट पहुँचे, तो ये सब टेंशनें वहाँ बनती हैं। इसीलिए माइंड, मस्तिष्क को बहुत ही काम रख के वहाँ आपको पहुँचना है। ठीक है, 6 घंटे का पेपर जब होता है तो आदमी की हालत टाइट होती है। अब वहाँ आप कैसे परफॉर्म करते हैं, ये आपके उसको दिखाता है कि आप कितने पौरुष हैं आप में। और आप करेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप किसी भी तरीके की सिचुएशन आएंगी, आपको एकदम तट से मस नहीं होना, एकदम जिस तरह आप तटस्थ है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं अपने 21वें प्रश्न में। क्या कहता है? राम रामपति का धनु लेहूं, इनमें से कौन सा अलंकार है? वक्रोति, अनुप्रास, यमक, श्लेष। राम रमापति का धनु लेहूं, इनमें से कौन सा अलंकार है? बताइए।
तो क्या वक्रोति होगा? नहीं। ठीक है, तो क्या सी यमक होगा? नहीं। फिर क्या इसमें श्लेष होगा? नहीं, सॉरी, देखिए फिर बताइए, राम रामापति का धने लेहूं, इनमें से कौन सा अलंकार है? बताइए। क्या वक्रोति है? बिल्कुल नहीं। क्या यमक है? तो नहीं। क्या श्लेष है? नहीं। तो क्या होगा? अनुप्रास इसमें अलंकार है, ये ध्यान में रखिएगा। राम रामापति का धनी लेहूं में कौन सा अलंकार है आपका? अनुप्रास अलंकार है। चलिए अब बताइए विलोम शब्द। विलोम शब्द फिर आ गए, ठीक है, एकदम रेडी से। ये प्रश्न आसान है, सॉरी सरल है, आसान नहीं है, बता चुका हूँ बार बार। सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। अनादर, मान, सम्मान, आदर, सत्कार। ठीक है, मान और हम, देखिए मैंने तो ऐसे बोला हूँ कि 70% प्रश्न करने हैं, मतलब अगर 100 में से 70 करने हैं और 50 में से 35 करने हैं, लेकिन आपको तो 50 में 50 करना है, क्योंकि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं ना, हमारे साथ जुड़े हैं। तो कोई भी प्रश्न मतलब सही करने हैं, तुक्के नहीं बढ़ाने, एकदम सही होंगे आपके। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, तो एकदम 50 में 50 करिएगा। मैंने तो बस बताया है कि एक एवरेज आपके दिमाग में रहे, लेकिन आपको 100 के 100% प्रश्न करने हैं। कोई भी नीचे नहीं सोचना है दिमाग में कि 70, भाई नहीं, पूरा 100 में 100 एकदम जोश के साथ। हाई हाउस द जोश, तो आप क्या बोलेंगे? हाई सर। ठीक है, तो अनादर का क्या है विलोम? मान, सम्मान, आदर, सत्कार। बताइए अनादर का क्या होगा? तो एकदम क्लियर है, मान होगा क्या? नहीं। सम्मान होगा क्या? नहीं। तो क्या होगा? आदर। अनादर का आदर होता है, सत्कार भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभिज्ञ का क्या होगा विलोम? अभिज्ञ। अभिज्ञ का क्या होगा? अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुण, मूर्ख। अभिज्ञ का क्या होगा आपका विलोम? तो अभिज्ञ का क्या? अज्ञानी होगा? नहीं। क्या अनिपुण होगा? नहीं। अनिपुण होगा? नहीं। क्या मूर्ख होगा? नहीं। तो क्या होगा? अनभिज्ञ। ठीक है, अनभिज्ञ होगा इसका उत्तर। चलिए समास बताइए। निम्नलिखित प्रश्नों में समास के प्रकार का चयन कीजिए। गुरु दक्षिणा। ठीक है, फिर से एक बार प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में समास का प्रकार का चयन करना है, समास। ठीक है, तो गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। जल्दी बताइए आपका समास जो है, इनमें से कौन सा समास का प्रकार है? जल्दी बताएं। गुरु दक्षिणा में क्या है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो क्या द्वंद्व लगाया है? क्या? बिल्कुल गलत। क्या अव्ययी भाव लगाया है? तब भी गलत। क्या कर्मधार लगाया है? तब भी गलत। तो क्या उत्तर होगा? तत्पुरुष। तो गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तत्पुरुष समास है। ठीक है भाई, गुरु के लिए दक्षिणा बोला जाता है। तो यहाँ तो आपको बस वीडियो लाइक करनी है और शेयर करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। गुरु दक्षिणा क्या है? कर्मधार है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है। तो बिल्कुल नहीं, ये तीनों नहीं है। क्या है? तत्पुरुष आपका समास है। बताइए नवग्रह में क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में समास के प्रकार का चयन कीजिएगा। तो बताइएगा नवग्रह का क्या है? क्या द्विगु है कि तत्पुरुष है कि द्वंद्व है कि अव्ययी भाव है? जल्दी बताएं। कल ही इसी तरह का प्रश्न किया था, 6 माही, चौमाहा, इस तरह किया था। तो बताइए नव ग्रह, 9 ग्रहों का समाहार किसमें होगा? तत्पुरुष होगा क्या? नहीं। अव्ययी भाव होगा? नहीं। तो क्या द्वंद्व होगा? नहीं। तो क्या होगा? द्विगु। बात किया था जहाँ एक पहले में संख्या आ जाए तो वहाँ एक द्विगु ज़्यादातर रहता है। तो द्विगु समास क्या है आपका? नवग्रह होगा जिसमें। ठीक है, नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। ठीक है, 25 प्रश्न हो गए। एक बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिए, ठीक है, और पानी वानी पी लीजिए। चलिए अब आपने 26वें प्रश्न पर आते हैं। क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्नों में से संधि का प्रकार ज्ञात कीजिए। संधि का प्रकार ज्ञात करना है। फिर बताया प्रश्न सरल है। प्रश्न सरल क्यों है? क्योंकि समझ आ रहा है, लेकिन अब उत्तर आएगा कि नहीं आएगा ये तो आपकी ही बुद्धिमत्ता पर क्या है, इस निर्भर है। बताइए मृगेंद्र का कौन सा संधि है? मृगेंद्र में अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। बताइए मृगेंद्र में कौन सा संधि है? तो क्या अयादि है कि वृद्धि है कि गुण है कि दीर्घ है? बताइए। तो यहाँ दीर्घ नहीं है, वृद्धि नहीं है, अयादि नहीं है, कौन सा गुण, कौन सी संधि है? गुण संधि। क्यों है? क्योंकि मृग धन इंद्र, ठीक है, मृग धन इंद्र है। तो गा का जो आ है, छोटा आ जो है, और ई जो है वो आपका क्या हो रहा है? दोनों मिलकर क्या बना रहा है? ए बना रहा है। तो यहाँ कौन सा संधि हो जाएगा? आपका गुण संधि हो जाएगा। अब आते हैं अपने कौन से 27वें प्रश्न पर। क्या कहता है? सरखंभू। सरखंभू में कौन सा संधि है? कैसा नाम है? सरखंभू में कौन सा संधि है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। बताइए सरखंभू का क्या होता है? मैं आपको ये बता देता हूँ इसका संधि, सरयू धन अंबु। सरयू धन अंबु होता है। तो इसमें बताइए कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है क्या? नहीं। क्या गुण संधि है क्या? नहीं। तो क्या वृद्धि संधि है क्या? नहीं। तो कौन सी संधि है? यण संधि है। सरयू धन अंबु में यण संधि, ऊ का परिवर्तन वा में हो गया है। ठीक है, तो ऊ का, ऊ और आ, जब ऊ और धन आ आता है तो क्या बन जाता है आपका? यहाँ वा बन गया है। तो यहाँ क्या है?
परिवर्तन में वाह हो गया है, ठीक है। तो सरखंबू आपका क्या है, एक सरयू धन अंबु यण संधि का, में यण संधि का वो है एग्जाम्पल या उदाहरण है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर, 28वें प्रश्न पर। क्या कहता है, मिश्र वाक्यों का चयन कीजिए। मिश्र वाक्यों का चयन कीजिए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सवेरा होते ही वह बाल बच्चों सहित यहाँ से चला गया। वह आया और चला गया, क्या उसे मालूम है कि तुम मुझे यहीं लाए हो। तो बताइए, मिश्र वाक्यों का चयन कीजिए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सवेरा होते ही वह बाल बच्चों सहित यहाँ से चला गया। वह आया और चला गया, क्या उसे मालूम है कि तुम मुझे यहीं लाए हो। तो मिश्र वाक्यों का चयन करना है। मिश्र वाक्य क्या होता है, जहाँ एक प्रधान वाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा मिश्र वाक्य है। तो क्या ए है, बिल्कुल नहीं। क्या बी है, बिल्कुल नहीं। क्या सी है, बिल्कुल नहीं। तो उत्तर क्या होगा आपका डी। क्या उसे मालूम है कि तुम मुझे यहाँ लाए हो, ये क्या हो गया आपका मिश्र वाक्य हो गया। यहाँ की से प्रारंभ होने वाले वाक्यों संज्ञा उपवाक्य होते हैं, जो मिश्र वाक्य में ही होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने 29वें प्रश्न पर। दिए गए 4 वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य है और 3 अशुद्ध वाक्य हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का प्रश्न है ये। तो एक शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं, तो हमें कौन सा चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो करिए, पहला क्या बोलता है, शीला या मीरा में से कोई एक नौकरी करूँगी। कोई एक नौकरी करूँगी, ये कैसा है, बोलने में अजीब लगता है। शीला या मीरा में से कोई एक नौकरी करेगी। शीला या मीरा में से नौकरी कोई एक नौकरी करेगी। शीला या मीरा में से नौकरी कोई एक करूँगी। अब देख लीजिए, जब आप पढ़ते ही हैं या सुनते ही हैं तो भी आपको अजीब लग जाता है, तो इसलिए त्रुटि पहचानना आसान है, मतलब शुद्ध पहचानना आसान है। शुद्ध क्या होगा कि ये होगा, सीधी सी बात है भाई, सी, शीला या मीरा में से नौकरी कोई एक नौकरी करेगी, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा इसका आपका सी, शीला या मीरा में से कोई एक नौकरी करेगी। ये सॉरी बी आपका उत्तर होगा, शीला या मीरा में से कोई एक नौकरी करेगी। नहीं आपका ए होगा, नहीं आपका सी होगा, नहीं आपका डी होगा, ठीक है। आपका बी उत्तर होगा। बहुत ही छोटा सा अंतर होता है शुद्ध अशुद्ध में। चलिए अब आते हैं, इसमें भी आपको अशुद्ध शुद्ध बताना है। तो बताइए, मुझको शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। मेरे को शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। मुझे शराब को पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। मुझे शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। तो इसका उत्तर क्या होगा, मुझको, मेरे, मुझे। तो देख लीजिए, मुझको है, मेरे है, मुझे है, मुझे है। क्या उत्तर होगा, देखिए, मुझे शराब को पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, यही क्या होना चाहिए आपका सही उत्तर होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं है, देखिए को हो गया, तो मुझे शराब पीने वाले, ठीक है, को नहीं, शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। उत्तर क्या होगा डी। बहुत अंतर छोटा है, जैसे मुझको आ गया, यहाँ ये गलती हो गई। मेरे को नहीं हो सकता, ठीक है। फिर शराब को का लग रहा है, को का यहाँ कोई उपयोग नहीं है, तो उत्तर क्या होगा इसका डी, मुझे शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। तो बहुत ही सावधानी के साथ प्रश्न करिएगा। अब आते हैं अपने कौन से 31वें प्रश्न पर। क्या कहता है, हरिपद कोमल कमल से इस पद में एक अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से इस पद में अलंकार है, उपमा, रूपक, प्रतीप, उत्प्रेक्षा। बताएं क्या उत्तर होगा। हरिपद कोमल कमल से इस पद में अलंकार है, उपमा, रूपक, प्रतीप, उत्प्रेक्षा। हरिपद कोमल कमल से इस वाक्य में भगवान हरि विष्णु के पैर को कोमल कमल के समान बताया जा रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक नहीं, प्रतीप नहीं, उत्प्रेक्षा नहीं, तो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग। ये आपको पता है कि आपका जब पेपर हो जाएगा तो उसके बाद काउंसलिंग होगी, बाकी का आपका स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भरने जाने वाला ही होगा अगस्त तक। तो सब कुछ आपको अपने चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है और शेयर भी करना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए अब आ जाते हैं कौन से प्रश्न पर, अपने 32वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 32वां प्रश्न क्या कहता है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है। बताइए, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है। पेड़ पर ये कौन सा कारक है, करण, अपादान, संबंध, अधिकारक। इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। उत्तर बताएं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर कौन सा कारक है, अपादान नहीं, संबंध नहीं, करण नहीं, तो क्या हो जाएगा
आपका अधिकारक, अधिकारक करण कारक का उदाहरण है। इस वाक्य में पर शब्द क्रिया एवं उसके आधार पर बोध करा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ कौन सा है, अधिकारक या अधिकरण कारक का आपका उदाहरण है ये। चलिए अब आते हैं अपने कौन से 33वें प्रश्न पर। क्या कहता है, रामचरितमानस की रचना की गई है अवधी में, ब्रजभाषा में, भोजपुरी में, मैथिली में। बताइए, रामचरितमानस की रचना महाकवि तुलसीदास ने की है और किस में की है, क्या मैथिली में नहीं, ब्रजभाषा में नहीं, भोजपुरी में नहीं, तो किस में की है, अवधी में की है। चलिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, जलद, बादल, हवा, पानी। तो ये उत्तर जल्दी दीजिए इसका। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, जलद, बादल, हवा, पानी। तो पानी है क्या, नहीं, बादल है क्या, नहीं, हवा है क्या, नहीं, तो क्या होगा, जलद। ठीक है, जलद इसका क्या होगा, तत्सम होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आकाश, मेघ, पवन, सियार। निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, बताइए। तो क्या मेघ नहीं, क्या आकाश नहीं, पवन नहीं, तो क्या होगा, सियार तत्सम शब्द नहीं है बल्कि तद्भव है। सियार का तत्सम शब्द क्या होगा, श्रृंगाल, श्रृंगाल। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे अपने कौन से 36वें प्रश्न पर। नीचे 4 शब्दों को समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी शब्द का चयन कीजिए। मतलब क्या कि 3 तो एक ही जैसे हैं, एक अलग है। ठीक है, उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह। ठीक है, बताइए, फिर से प्रश्न पढ़ देता हूँ, प्रश्न थोड़ा समझिए। नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची मतलब पर्यायवाची और एक भिन्नार्थी है। भिन्नार्थी शब्द का चयन करना है आपको, बस भिन्न जो है, अलग है, भिन्न। ठीक है, तो उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह। तो उत्सव हो रहा है, ठीक है, कोई पर्व हो रहा है और समारोह हो रहा है, तो सब एक ही समान है, लेकिन उत्साह क्या है, अलग है, तो उत्साह इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्लियर है ना, फिर से पढ़ दे रहा हूँ। 4 आपको शब्द दिए गए हैं, उसमें से 3 क्या हैं, पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी। तो भिन्नार्थी बताना, जैसे उत्सव, पर्व, समारोह, उत्साह में उत्साह अलग है। अब आते हैं दिवस, वासर, दिन, प्रसून। ठीक है, तो बताइए क्या उत्तर होगा इसका, दिवस, वासर, दिन, प्रसून। तो क्या होगा, प्रसून इसका उत्तर हो जाएगा। प्रसून यहाँ क्या है, एकदम अलग है आपका। ठीक है, दिवस, वासर, दिन एक ही मीनिंग बता रहे हैं। अब आते हैं अपने 38वें प्रश्न में। क्या कहता है, नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास के नाम का चयन कीजिए। बहुत अच्छा, पीताम्बर का बताइए, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्विगु। तो ये प्रश्न बार बार हम करते आ रहे हैं, अगर इसका प्रश्न उत्तर गलत मत दीजिएगा प्लीज़। हाँ, तो पीताम्बर का क्या है, क्या तत्पुरुष है क्या, नहीं, क्या अव्ययी भाव है क्या, नहीं, तो क्या द्विगु है क्या, नहीं, तो क्या होगा, बहुव्रीहि होगा। बहुव्रीहि आपका क्या है, जब दोनों पद प्रधान ना हो और कोई तीसरा आ जाए, जैसे नीलकंठ, पीताम्बर, लंबोदर, यही सब क्या है, दशानन, सब क्या है, बहुव्रीहि में आते हैं। चलिए, इसी तरह ये वाला प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसमें भी समास बताना है। चरण कमल में क्या होगा, तत्पुरुष, कर्मधार, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। बताइए, तो क्या तत्पुरुष है क्या, नहीं, क्या अव्ययी भाव है क्या, नहीं, तो कर्मधार और बहुव्रीहि में कौन सा है, चरण कमल में। अगर आप लगा रहे हैं सी तो आप गलत हैं, उत्तर क्या होगा, बी। ठीक है, कर्मधार है। चलिए अब आते हैं अपने कौन से 40वें प्रश्न पर। क्या कहता है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन करना है, संधि का चयन करिए। फिर वही प्रश्न सरल, लेकिन उत्तर सरल नहीं, उत्तर तो कठिन। बताइए, सन्मार्ग का संधि क्या है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। सन्मार्ग का क्या संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं, तो क्या उत्तर होगा, क्या स्वर संधि की, व्यंजन संधि की, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, विसर्ग है क्या, बिल्कुल नहीं, क्या स्वर संधि है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं आपके उसका बताइए। अपने 41वें प्रश्न में भी व्यंजन संधि बतानी है। क्या है, ज्ञानोदय का संधि क्या है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताएं। ज्ञानोदय का संधि क्या होगा, क्या इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल नहीं। विसर्ग संधि नहीं, फिर आपका व्यंजन संधि नहीं, तो क्या उत्तर होगा इसका, स्वर संधि इसका उत्तर होगा। अब आते हैं अपने 42वें प्रश्न पर। क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए, मतलब अनेकार्थी का एक शब्द, तो जो व्यर्थ की बातें करता हो। तो ऐसे कोई व्यर्थ की बातें करने वाला है क्या ग्रुप में अपने, हाँ, जो कमेंट बॉक्स कर रहा है, सब कायदे की बात करते हैं ना, कोई व्यर्थ की बातें ना करे। तो बताइए, जो व्यर्थ की बातें करता है उन्हें क्या बोलते हैं, बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल का वाक्पटु। बताइए क्या उत्तर होगा, 42वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जो व्यर्थ की बातें करता है उसे बहुभाषी कहते हैं, नहीं, क्या उसे कुवक्ता कहते हैं, नहीं, तो उसको क्या वाक्पटु कहते हैं, नहीं, तो क्या होते हैं, वाचाल कहते हैं, वाचाल, बहुत बात करने, व्यर्थ की बातें करने वाला। चलिए, और इसी तरह बताइए, जो देखने में प्रिय लगता हो, जैसे आप सारे बच्चे देखने में प्रिय लगते हैं, तो बताइए क्या है आप,
क्या आप समदर्शी हैं कि प्रियदर्शी हैं कि प्रिय पात्र हैं कि दर्शनीय प्रिय हैं? ठीक है, बताइए। जो देखने में प्रिय लगता हो, जैसे आपके माता पिता। ठीक है, तो देखने में प्रिय लगता हो वो क्या है? समदर्शी है, प्रियदर्शी है, प्रिय पात्र है या दर्शनीय है? बताइए। क्या समदर्शी होता है? तो नहीं। क्या प्रिय पात्र होता है? नहीं। तो क्या दर्शन प्रिय होता है? नहीं। तो क्या होगा? प्रियदर्शी होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? अब आते हैं 44वें प्रश्न पर। इसमें प्रश्न क्या कहता है? रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्पों से कीजिए। इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्पों से कीजिए। तन को कपड़ा ना डैश को रोटी। बताइए। तन को कपड़ा ना डैश को रोटी। खाने, पेट, भूख, मन। बताइए। तन को कपड़ा ना और खाने को रोटी, पेट को रोटी, भूख को रोटी, मन को रोटी। बताइए। मन को रोटी खाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, और बताइए, जल्दी बताएं। तन को कपड़ा ना डैश को रोटी, तो तन को कपड़ा ना पेट को, गलत, भूख भी नहीं, तो क्या? खाने को रोटी। ठीक है, तन को कपड़ा ना खाने को रोटी। अब आते हैं अपने 45वें प्रश्न पर। इसी वही देना है आपको, खाली स्थान भरना है। चमड़ी जाए पर डैश ना जाए, इज्जत, पैसा, पगड़ी, दमड़ी। जल्दी बताएं। चमड़ी जाए पर डैश ना जाए, इज्जत, पैसा, पगड़ी, दमड़ी। चमड़ी जाए पर क्या ना जाए? क्या पैसा ना जाए? बिल्कुल नहीं। इज्जत ना जाए? नहीं। पगड़ी ना जाए? फिर क्या ना जाए? दमड़ी ना जाए। ठीक है, दमड़ी। ठीक है, दमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो अब ये क्या है आपका 46वां प्रश्न? क्या कहता है? बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? जल्दी बताएं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो क्या ये अधिकरण कारक है? नहीं। क्या कर्म कारक है? नहीं। क्या संप्रदान कारक है? नहीं। तो क्या है? अपादान कारक है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? अब आते हैं अपने 47वें प्रश्न में। क्या कहता है? निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची, प्यास। जल्दी बताएं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची, प्यास। पुल्लिंग शब्द क्या है? क्या प्यास है? नहीं। क्या इलायची है? नहीं। क्या नदी है? नहीं। तो क्या होगा? पानी आपका क्या होगा? एक पुल्लिंग शब्द होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और शेयर भी कर देंगे। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 की 6। जल्दी बताएं। आखिरी 3 प्रश्न हैं, एकदम फुल जोश के साथ बताइए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 की 6। जल्दी बताएं। क्या 4 होते हैं? तो नहीं। क्या 5 होते हैं? नहीं। क्या 6 होते हैं? नहीं। तो क्या कितने होते हैं? 3 इसका उत्तर होगा। चलिए अब आते हैं अपने 49वें प्रश्न। क्या कहता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ये तो बार बार हो चुका है प्रश्न। वाह वाह, जल्दी बताइए। प्रत्यय के आधार पर कि सर्वनाम के आधार पर कि क्रिया के आधार पर कि सर्वनाम के आधार पर? बताइए। संज्ञा किसके आधार पर होता है? तो संज्ञा के आधार पर होता है। चलिए अब आखिरी प्रश्न पे आते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9, 10। जल्दी बताएं। कारक के कितने भेद होते हैं? आपका 10 नहीं। क्या 9 नहीं। क्या 7 नहीं। तो कितने होते हैं? 8 उत्तर होते हैं। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी। धन्यवाद।